हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही होगी। और ज़िंदगी में अगर कोई मुसीबत भी आ रही हो, जनरली तो नहीं आ रही होगी, किसी एक आधे स्टूडेंट को आ रही होगी हैं। इन चीज़ों को मुसीबत मत बोला करो। आजकल ये हो गया है ना कि मैं पहले ऐसे पढ़ता था, ये पढ़ता था, ये करता था, वो करता था। अब भाई, अगर आपके पास सोने के लिए जगह है, छत है, बैठने के लिए कुर्सी टेबल है, इंटरनेट भी है आपके पास, गजब है? अगर ये सारी चीज़ें हैं और सारा परिवार हेल्थ वाइज ठीक है, तो सब कुछ है आपके पास। ठीक है। अपने आप को जितना बेचारा दिखाओगे उतने ही बेचारे वाली सोच आएगी, बेचारे वाली, कि मैं बेचारा, मैं बेचारी है, उतने ही काम ना करने के बहाने मिलेंगे। अगर आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, वही बेसिक चीज़ें चाहिए हमें, है? वहीं से शुरुआत कर दो जहाँ पर आप हो। बस जोरदार शुरुआत, लगातार काम में लगे रहेंगे। ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अपने उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लाइंस एंड एंगल्स कर रहे थे। मैं बोल रहा था कि 2 वीडियोस में लाइंस एंड एंगल्स होएगा, बट 2 वीडियो पूरी नहीं लगेंगी, मैं इसी में ट्रायंगल भी स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। चलिए जी, तो अब मैं आगे जो आपको कंसेप्ट बताने वाला हूं वो है एक एम शेप का कंसेप्ट। अब ये एम शेप ऐसे सीधी आ सकती है, ऐसे टेढ़ी आ सकती है, ऐसे आ सकती है, डब्ल्यू की फॉर्म में ऐसे उल्टी आ सकती है। ये सारी एक ही बात है। मतलब क्या है सर इसका? देखो, मान लो ये है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल है, और ये वाला एंगल है एंगल ए, और ये वाला एंगल है एंगल बी। तो ये जो एंगल होएगा ये ए प्लस बी होएगा। अगर एम डब्ल्यू कुछ भी बोल लो, ठीक है, अगर इसके ये दोनों पैर एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे मान लो, कैसे ही मान लो, ऐसे अगर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर अगर एंगल एक्स है, यहाँ पर एंगल अगर वाई है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। क्यों होएगा आप खुद भी प्रूव कर सकते हो, लास्ट वाली वीडियो में ही मैंने प्रूव करके दिखाया था। एक बार फिर से दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल हैं, अगर ये एंगल है कुछ भी P और ये वाला एंगल है Q, तो ये वाला एंगल हो जाएगा P प्लस Q इन दोनों का। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भैया ऐसा होता क्यों है। देखो, सिंपल सी बात है भाई। आप एक लाइन खींच लो जो इन दोनों के पैरेलल हो और इस पॉइंट से गुजरती हो, तो ये वाला एंगल अब क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के पैरेलल हो और इस पॉइंट से गुजरती हो। तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो गए ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, यहाँ से एक लाइन गुजर रही है। ये एंगल ए है, तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण। ऐसे ही अगर ये एंगल बी है तो ये वाला एंगल भी बी हो गया। कैसे? ये वाइट और ये वाली लाइन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ऐसे लाइन है, ये बी होगा तो ये भी बी होगा। तो कई बार क्या है कि ये एम वाली फिगर कई बार देखी गई है क्वेश्चंस के अंदर, तो इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही बता दिया। बार बार ये सेम तरीके से प्रूव करने की बजाय, बार बार ऐसे याद रखने की बजाय कि यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, टंटाई खत्म, कि इन दोनों का जो सम है उसके बराबर होगा ये वाला एंगल। तो जो चीज़ें याद करने के लायक होंगी वो मैं आपको ऐसे बताऊंगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं फिर। तो अगर ये वाला एंगल 67 है, ये वाला एंगल 23 है, तो ये वाला वही एम वाली शेप होगी। अब मान लो एम को ऐसे वो परफेक्ट ना बनाए, ऐसे ऐसे बना दे, तो ये भी एम ही कंसिडर होएगा कि इन दोनों का जो सम है वो इस एंगल के बराबर होएगा। बस एक ही शर्त है कि ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, बस। यहाँ पर वो इनको पैरेलल देगा। अच्छा, यहाँ पर मान लो ये मैंने ही क्वेश्चन बनवाया है तो मैंने नहीं दिया, यहाँ पर ये गिवन होगा कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये 67 है, ये 23 है, ये क्या हो जाएगा 67 प्लस 23, बोले तो 6 और 2 8, 80 और 10 90। आगे बढ़ूं, ये बताओ। फिर यहाँ तो एम वाली फिगर नहीं है, क्यों नहीं है? देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये एम वाली फिगर है,
है कि नहीं है? तो सर हम ये वाला एंगल तो गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एंगल की वैल्यू निकालो। अगर आप एम वाली फिगर का फ़ायदा उठाना चाह रहे हो तो वो वाली इंफॉर्मेशन निकालो ना जो एम वाली फिगर के लिए हमें चाहिए। ये एंगल गिवन है, ये एंगल भी कुछ ना कुछ गिवन है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल का सम 180 होता है, 180 माइनस 180, और इन दोनों का सम इसके बराबर होता है। तो 80 प्लस 30 110, 110, तो दिस इज इक्वल टू 110। ठीक है, इन दोनों का सम करके तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। सिंपल। यहाँ पर बता दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। लास्ट क्वेश्चन में मैं भूल गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी बोल दिया मैंने। अरे भाई, ए बी इज पैरेलल टू डी। ठीक है, ये बताओ एम वाली फिगर दिख रही है, ये चौंच दिखते ही दिख जानी चाहिए, ये रही। तो क्या जब भी एम वाली फिगर दिखेगी इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन निकलाएगा? जरूरी नहीं है, वो मान लो अलग तरीके से निकल रहा हो, जरूरी नहीं है, बट ये फिगर अगर इस फिगर के बेस पर निकल रहा है तो इजीली अगर निकल रहा है तो हमें फ़ायदा हो जाएगा, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये देखो हमें निकालना है x प्लस वाई, यानी कि x निकालना है और y निकालना है। ठीक है, तो y की वैल्यू डायरेक्ट निकल सकती है देख कर ही। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, संगत कोण। ये 60 है तो ये भी 60, तो 60 में से 20 गया, y की वैल्यू हो गई 40। ठीक है, अब यहाँ पर m वाली फिगर का रोल आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 40 प्लस 35, तो x इज इक्वल टू 75 इन दोनों का जोड़ करके। ठीक है, आगे बढ़ूं। ये देखो TDS में पूछा गया एक क्वेश्चन, तो एक पॉइंट के चारों तरफ बने हुए एंगल्स का सम होता है जी 360, और 360 को रेडियन वाले मेजर में 2 पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिटेल में हम आगे सीखेंगे। 2 पाई का मतलब 360, 1 पाई का मतलब 180, पाई का मतलब 180 मान लो। तो अगर मैं पाई बाई 2 कर दूँ तो इधर भी 2 से भाग कर दूँ तो इधर भी 2 से, तो ये बेसिक सी चीज़ है कि अगर हम रेडियन में एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये एंगल्स हैं डिग्री में और ये एंगल्स हैं रेडियन में। रेडियन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सी, सर्कुलर मेजर बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं सब कुछ आगे पता लग जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट के चारों तरफ बने एंगल का योग क्या है 360 डिग्री मान लो, या फिर 2 पाई मान लो रेडियन में, क्योंकि इसने ऑप्शन में 2 पाई दे रखा है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस ए। अब बोलोगे जी हाँ सर, तो फिर से एम वाली फिगर बन गई। इन द फिगर बिलो ए बी इज पैरेलल टू एल एम, ए बी इज पैरेलल टू एल एम, और फिर से यही फिगर बन गई। देखो तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस, तो 2 पाई माइनस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या पूछा इसने, ए की वैल्यू पूछी, तो ए को अगर मैं उधर भेज दूं तो ए इज इक्वल टू 2 पाई माइनस बी माइनस सी, ये रहा ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। ये बताओ यहाँ तो कोनो एम वाली फिगर ना ही बन रही, तो बना सकते हो आप, नहीं बन रही तो एम के बीच वाली चोंच तो नज़र आ रही है, एम ऐसे होता है ना, तो इसके बीच वाली चोंच तो नज़र आ रही है, ये चोंच तो नज़र आ रही है। अगर मैं इस लाइन को सीधा एक्सटेंड कर दूं ऐसे, तो ये बन जाएगी एम वाली फिगर। उसने बता रखा है कि ये दोनों पैरेलल हैं, ये बन जाएगी देखो। ठीक है, तो अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस ए, या फिर 180 माइनस ए, कुछ भी बोल लो आप। ठीक है, अगर आप पाई से अनकंफर्टेबल हो
तो ये लो, तो इन दोनों का सम बराबर है ये, यानी कि B इज इक्वल टू 180 माइनस A प्लस में C, इन दोनों का सम इज इक्वल टू दिस। वो पूछ रहा है A प्लस बी माइनस सी, तो A और C को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल। ठीक है, क्लियर है ब्रो? अब आगे भाई, अब एक और फिगर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, दैट इज एरो, तीर। ये तीर जैसा दिख रहा है, अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे एक डंडी सी बना दूं तो एक तीर जैसा हो जाएगा ना, एरो का हेड है ये, एक तीर का सिर है। तो ऐसी फिगर के बारे में बता देता हूँ। देखो, जैसे आपने देखा होगा महाभारत रामायण, वहाँ पर देखिए तो तीर कैसी होती है, ये एक डंडी है और जनरली आप लोग ऐसे बनाते हो, बट मेरे जैसा अगर कोई स्टाइलिश बंदा होगा तो वो ऐसे नहीं बनाता है, वो ऐसे बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे होता है, ये पंख होते हैं, पंख, ताकि ये एक डायरेक्शन में जाए, बढ़िया तरीके से, स्टेबल तरीके से जाए, ऐसे होती है। तो ये जो एरो का हेड है, इसके ऊपर बेस्ड एक कंसेप्ट है, ये कई बार पूछा गया है, तो डायरेक्टली बताने में ही फायदा है। ठीक है, देखो, तो जब भी ऐसे तीर होएगी दोस्त, तो सपोज ये वाला एंगल है ए बी सी, तो ये वाला एंगल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यानी कि ये वाला जो एंगल है ये इन तीनों के सम के बराबर है। क्लियर है? समझ में आ गई भी बात? इजीली याद रह जाएगा। तीर के बाहर वाला एंगल जो है तीर के अंदर वाले तीनों एंगल के सम के बराबर है। इसको प्रूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तीर कैसे भी आ सकती है, ऐसे उधर मुंह करके आ जाए, और गंदी भी दिख सकती है ऐसे। आप लोग आप कहोगे मेरे को तो तीर पहचान में नहीं, तीर ही है, वही चीज है, बस थोड़ी सी गंदी है। ठीक है, समझ में आ गई? इस बाहर वाले का सम क्या हो जाएगा, इन तीनों एंगल के बराबर। ठीक है, ओके, तो इसको प्रूव करूं, ये करो, या तो इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ा लो या इस वाली लाइन को ऐसे बढ़ा लो, किसी को भी बढ़ा लो। सपोज मैंने इसको बढ़ा दिया ऐसे, अब मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल? ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में मैंने ट्रायंगल की ये वाली साइड बढ़ा रखी है, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया उस ट्रायंगल के हिसाब से। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर, कि इसके साथ वाला जो एंगल है उसको छोड़कर जो बाकी दो एंगल है उनके सम के बराबर, अंतःभिमुख कोणों के योग के बराबर। ठीक है, ओके। अब एक और ट्रायंगल हो गई सी डी ई, सी डी ई। तो यह अब की बार सी डी ई ट्रायंगल के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, तो ये इसके साथ वाले कोण को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस में सी। ठीक है, तो जो एम वाला कंसेप्ट था वो सिर्फ इस चीज को बचाने के लिए था कि भाई कल को अगर मान लो ध्यान ना रहे कि बीच में एक पैरेलल लाइन खींचनी है, एम वाली सिचुएशन में जनरली बार बार ये करना पड़ता है, तो बता दिया गया। और एरो वाले में क्या होएगा कि बार बार आपको एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, 2 स्टेप लगेंगे। कई बार क्वेश्चन देखे गए हैं तो मैंने बता दिए। ठीक है, ऐसे बताने को ऐसे बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे पैटर्न है, बट जो रिलेवेंट होगा वही करेंगे। ठीक है, नहीं तो अपना टाइम वेस्ट होएगा भाई, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे उससे। इरिलेवेंट चीज़ों को नहीं पढ़ना, सिर्फ रिलेवेंट चीज़ें, क्योंकि इरिलेवेंट चीज़ों को पढ़ने लगे तो कितनी चीज़ें हैं रिलेवेंट, इतनी है कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा, वो चीज़ें खत्म नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आपसे पहले करोड़ों आदमी पैदा हो चुके, जिंदगी भर मैथ्स के ऊपर काम करके मर गए, इतनी चीज़ें पैदा करके चले गए वो, कि आप अकेले की ज़िंदगी काफ़ी कम पड़ जाएगी। ठीक है, एसएससी करके बाकी ज़िंदगी भी जीनी है तो रिलेवेंट पढ़ेंगे। इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए, एंगल बी ए डी ये वाला एंगल है जी ए, एंगल ए बी सी इज बी, एंगल ए बी सी ये वाला एंगल है भाई साहब बी,
एंगल बी सी डी इस एंगल को नाम दे दिया सी, और एंगल ए डी सी को नाम दे दिया डी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी इसकी वैल्यू बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ए सी डी। तो हमें तो सीधा सीधा पता है ना भाई कि सी, ये जो बाहर वाला एंगल है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस डी। वो बोल रहा है एंगल ए बी सी की वैल्यू बताओ, यानी कि बी की वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बाकी सबको इधर भेज दो, सी माइनस ए माइनस टी इज इक्वल टू ये वाला। ठीक है, क्लियर है। अब इसका यूज़ करोगे, आगे बढ़ूँ, ये बताओ एसएससी द्वारा पूछा गया क्वेश्चन ये, इफ़ इन द गिवन फिगर, इस फिगर के अंदर, तो सर यहाँ पर हमें देखो, यहाँ पर आपको तीर दिखेगी, या तो ये डायरेक्टली तीर मान लो है, मतलब कि इन तीनों एंगल्स का सम इसके बराबर है, या फिर आप इसको भी तीर मान सकते हो। अब क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी उसके हिसाब से हम देखेंगे कहाँ पर लगाएंगे कंसेप्ट। तीर का सिर है यहाँ पे, चलिए जी। इफ़ इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ए सी प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 80 डिग्री, तो इसका मतलब ये 80 डिग्री हो जाएगा। कहाँ है सर? देखो ये एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, अगर इसकी मैं साइड को एक्सटेंड कर दूं तो एक्सटीरियर एंगल होगा। जी हाँ सर। ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। जी हाँ सर। इन दोनों का सम 80 है तो ये भी 80 हो गया। ठीक है, ऐसे मान लो कि इन दोनों का सम 80 है, इन दोनों के सम के बराबर ही ये होता है। ठीक है, आगे एंगल बी डी ई ये है मेरे भाई 45, और एंगल 35 होगा ना बी डी ई तो। ठीक है, और एंगल बी सी ई 45, एंगल बी सी ई ये 45 ये 35, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एक तीर बन गई। तीर बन गई कि नहीं बन गई? ये वाली। तो ये जो बाहर वाला एंगल है इसका सम इन इसकी वैल्यू इन तीनों के सम के बराबर होगी, तो इन तीनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों का सम है 80, 80 और 80 160, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? मैंने जोड़ा ठीक है ना? ठीक ही जोड़ा है। ये बताओ, तीर दिख रही है यहाँ पे? वैसे तीर दिखाऊं? पहले पहले खुद ट्राई कर लेना, नहीं तो मैं तीर नहीं दिन में तारे दिखा दूंगा। ये तो अगर मतलब काम चला तो अपना एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये, पिछला भी ये भी है, उस कंसेप्ट से काम चला लेंगे। ठीक है, देखो अब आगे क्या है मामला। उसने बोला है दी एंगल्स एक्स डिग्री ए डिग्री सी डिग्री एंड पाई माइनस बी आर इंडिकेटेड, तो उसने इंडिकेट कर रखे हैं ये सी डिग्री सारे एंगल। ठीक है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो, अगर मुझे तीर वाला कंसेप्ट यूज करना है तो मुझे जो जो कंसेप्ट तीर वाले कंसेप्ट के अंदर होते हैं, जो जो एंगल वो लाने पड़ेंगे। जैसे ये वाला एंगल होता है ये प्लस में ये प्लस में ये इज इक्वल टू ये, ऐसे बोलते हैं ना। इन सारे एंगल्स की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये वाला एंगल 180 माइनस ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने दो एंगल्स का सम क्या होगा? 180। ठीक है, अगर ये वाला एंगल पाई माइनस बी है, पाई यानी कि 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस बी है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल एक्स डिग्री है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ये 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों एंगल निकालिए, तीनों नहीं चारों एंगल जिनके ऊपर ये कंसेप्ट लगता है। जी हाँ, तो ये बाहर वाला एंगल 180 माइनस ए इज इक्वल टू अंदर वाले तीनों एंगल, यानी कि बी प्लस सी प्लस 180 माइनस एक्स। क्या पूछ रहा है वो? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या सर इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना जरूरी है? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप कैसे भी कर लो, वही बेसिक रूल्स लग रहे हैं। ट्रायंगल के बेसिक रूल्स लग रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वही सारी चीज़ें कैसे भी कर लो, आप यहीं पर पहुंच जाओगे। ठीक है,
आगे बढ़ूं, ये बताओ भाई, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो अपने सप्लीमेंट, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट क्या होता है। एक एंगल अपने सप्लीमेंट से, तो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने क्या बताया, सप्लीमेंट्री एंगल जिन दोनों का सम 180 हो। आपको शॉर्टकट भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री हुआ और सप्लीमेंट्री हुआ तो सी पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो 90 आता है गिनती में, एस बाद में आता है, तो 180 बाद में आता है, ठीक है। और हिंदी में बताया ये छोटा होगा पूरक और ये बड़ा होगा समपूरक। ये कोटि पूरक भी हो सकता है, बट पूरक वर्ड तो छोटा ही है समपूरक से, ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दो एंगल का सम 180 है तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी जो है वो ए का सप्लीमेंट है, ए बी का सप्लीमेंट है। अगर दो एंगल्स का सम 90 है, मान लो एक्स और वाई का सम 90 है, तो वाई एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट है। हिंदी में बोलेंगे कि ए जो है वो बी का संपूरक है, बी ए का संपूरक है, ठीक। ए का संपूरक कोण बी है, बी का संपूरक कोण ए है। तो यहां पर ये बोल रहे हैं कि एक एंगल है, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन एन एंगल, एक एंगल के अंदर कितनी डिग्री हैं जो अपने सप्लीमेंट, यानी कि उसका सप्लीमेंट एंगल, यानी कि जिसके साथ मिलकर वो 180 बनाता है, जो उसके 1/5 के बराबर है। अच्छा, उसके 1/5 के बराबर है, तो उसके सप्लीमेंट को मैं 5 थीटा मान लूंगा, 5a मान लूंगा, जो भी। तो ये उस एंगल का सप्लीमेंट है, तो वो एंगल इसका 1/5 हो गया, यानी कि वो थीटा हो गया। जिस एंगल की ये बात कर रहा है वो अपने सप्लीमेंट का 1/5 है, उसके सप्लीमेंट को मैंने 5 थीटा क्यों माना, ताकि मैं उसका 1/5 कर पाऊँ। तो इसको मैंने 5 थीटा मान लिया, तो ये थीटा हो गया। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा जी, 180। तो 6 थीटा 180, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 180/6, बोले तो 30। तो जिस एंगल की हम बात कर रहे थे वो 30 होगा। कभी कभी वो ये बोल देगा कि उस एंगल का सप्लीमेंट बताओ, तो 5 थीटा 150 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाऊं, बताओ। और सारे क्वेश्चन मेरे बताने से पहले पॉज करके खुद सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, पॉज करके सॉल्व कर लो। देखो, दो तरह के बच्चे हैं, एक इस तरह के बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करना चाह रहे, उनको तो मैं गाइड कर नहीं सकता है ना, वो 5 दिन मेरी बात मानेंगे, छठे दिन बात नहीं मानेंगे, तो उनका कुछ नहीं बन रहा। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करना चाह रहे हैं, इनमें भी दो तरह के बच्चे हैं। एक तो नॉर्मल बच्चे हैं, आम इंसान, एक है जो मेंटोस जिंदगी जी रहे हैं, जिनको बोलते हैं डेढ़ शाणे, हैं एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। देखो, मैं जो बोल रहा हूं, क्या आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। जब मैं बोल रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को मेरे से पहले करना है तो करना है, ठीक है। और उसके बाद जब मैं बोल रहा हूँ मेरे सॉल्यूशन को देखना है, तो अगर क्वेश्चन बिल्कुल ही हल्का है तो भले ही मेरा सॉल्यूशन मत देखो, बट कई बार आपको हल्का लगता है, बट फिर भी मैं नई चीज बता सकता हूँ आपको, उसमें होता है ऐसा। तो भले ही तेज स्पीड पर करके देख लो, बट देखना जरूर है मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। तभी रंग लाएगी आपकी मेहनत। चलिए, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक एंगल है वो 30 डिग्री ज्यादा है, किससे? 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, उसके कॉम्प्लीमेंट से, के हाफ से। तो मैंने उसके कॉम्प्लीमेंट को 2 थीटा मान लिया। क्यों मान लिया सर? ताकि मैं इसका हाफ कर सकूं। तो इसका हाफ हो गया थीटा, तो वो एंगल इसके हाफ से 30 डिग्री ज्यादा है, यानी कि इसका हाफ है थीटा, वो थीटा से 30 डिग्री ज्यादा है। ये वो एंगल है जो हमें चाहिए, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। इन दोनों का सम तो भैया 90 होगा, क्योंकि ये उसका पूरक है। पूरक कौन है? दो पूरक कोण का सम 90 होता है। तो 2 थीटा प्लस थीटा 3 थीटा, 3 थीटा के अंदर अगर मैं 30 जोड़ देता हूं तो 90 आता है। वैसे 30 में कितना जोड़ने पर 90 आएगा? 60। तो 3 थीटा की वैल्यू 60 है, तो थीटा की वैल्यू 20। आप डायरेक्टली देख सकते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं सिंपली जस्ट ताकि बाद में आपको समझ में आए। थीटा इज इक्वल टू 20, ताकि भाई सबको समझ में आ जाए। थीटा 20 हो गया,
तो वह कोण बताओ। तो कई बार बच्चे क्या है 20 ही मार देंगे। भाई वो कोण 20 नहीं है, वो कोण थीटा नहीं है। जिस कोण की ये बात कर रहा है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट के आधे से 30 ज्यादा, वो ये पूरा है, ये पूरा एंगल ये है। तो थीटा अगर 20 है तो 20 + 30 50 है उत्तर। ठीक है, क्लियर है? क्या अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? अगर आपकी इजाजत हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं और ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो मैं कितनी इज्जत करता हूँ आप लोगों की, हर क्वेश्चन से पहले आपसे पूछता हूँ आगे बढ़ो कि नहीं। अब मेहनत तो करनी चाहिए आप लोगों को। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर देन ईच एंगल इज। अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, यानी कि उनका सम जो है वो 90 डिग्री है, देन तो हर एक एंगल क्या होगा? देखो, अगर दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम 90 है। ऐसा भी हो सकता है एक एंगल 0 हो, एक एंगल 90 हो। या तो ऐसा होगा, या फिर क्या होगा कि दोनों एंगल एक्यूट एंगल होंगे, न्यून कोण होंगे। क्योंकि अगर एक एंगल 1 डिग्री भी हो गया तो दूसरा 89 डिग्री, दोनों 90 से छोटे हो गए। एक एंगल अगर हाफ डिग्री भी हो गया तो दूसरा 89.5 डिग्री। तो 90 डिग्री से छोटे एंगल सारे एक्यूट एंगल होते हैं। या तो दोनों एक्यूट होंगे, या फिर एक, दो ही केस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। या फिर एक 0 एंगल होगा और दूसरा राइट एंगल होगा। तो उसने बोला है देन ईच ऑफ द एंगल इज, तो हर एक एंगल क्या है? तो हर एक एंगल ना तो 0 का हो सकता, 0 0, ना 90 का हो सकता। तो हर एक एंगल को अगर होना है तो दोनों एक्यूट ही हो सकते हैं। तो मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता देन ईच एंगल इज राइट एंगल, क्यों? दोनों का सम 180 हो जाएगा है? तो दोनों एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। अगर दोनों ऑब्ट्यूस हो गए तो भैया ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से बड़ा होता है, तो दो 90 से बड़ी चीजों का सम 90 कैसे हो सकता है? बताओ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, इजी क्वेश्चन है। तो भाई आगे कुछ HW के क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताऊंगा। इनका सॉल्यूशन मैं उत्तर भी नहीं आपको बता सकता, लिख के नहीं लाया मैं। इनका सॉल्यूशन आपको टेक्स्ट की फॉर्म में मिलेगा हमेशा की तरह। एक एक करके क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपको पॉज करके करने हैं। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। दैट्स ऑल भाई। तो यहाँ पर अपना लाइन एंड एंगल खत्म हो गया भैया, रेखाएं और कोण अपना खत्म हो गया। एक अपनी 1.5 घंटे की वीडियो पहले लगी, आधा घंटा ये लगा, 2 घंटे का कंसेप्ट है। उसके अंदर सारा कंसेप्ट जो भी सीखना है सब कुछ आ गया। तो प्लेन ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें हैं मैंने आपको बताया था। लाइन एंड एंगल सबसे पहला, और दूसरे नंबर का है ट्रैंगल्स। तो ट्रैंगल्स बहुत बड़ा टॉपिक है। अब एक बड़ा टॉपिक करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है? तो इसमें काफ़ी लेक्चर्स अपने आएंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैंगल्स के अंदर, त्रिभुज के अंदर, वो हम करने वाले हैं ट्रैंगल के बेसिक कंसेप्ट, बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रैंगल होती क्या है, इसकी बेसिक बातें। तो ट्रैंगल होएगी भैया एक क्लोज्ड फिगर, एक बंद फिगर। ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते हम कि 3 लाइनें बना दी ऐसे ओपन। एक क्लोज्ड फिगर होएगी जो 3 लाइनों द्वारा क्लोज की गई है, जो 3 लाइनों ने ऐसे बंद कर दी। इस फिगर को ट्रैंगल बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ट्राई एंगल, ट्राई एंगल का क्या मतलब है? 3 एंगल। और त्रिभुज हिंदी में यानी कि 3 भुजा, त्रिकोण भी कह सकते हैं, 3 कोण। ठीक है, क्लियर है? तो इस ट्रायंगल के अंदर क्या क्या होता है मैं बताता हूँ। 3 तो वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस यानी कि शीर्ष, इनको वर्टिसेस बोलते हैं इनको। तो वर्टिसेस को एग्जामिनर हमेशा रिप्रेजेंट करेगा A, B और C से, ऐसे। तो इस ट्रायंगल को मैं क्या बोलूँगा? ट्रायंगल ABC, ऐसे ट्रायंगल ABC है, ठीक है? 3 इसके अंदर एंगल्स होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C। ये 3 इंटीरियर एंगल है, ठीक है? ये बेसिक सी बातें आप जानते हैं, जस्ट एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ, कंप्लीटनेस आपको दे रहा हूँ। 3 इसके अंदर साइड्स हैं, 3 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? ये 3 भुजाएं हैं भैया। एंगल्स को भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो एंगल्स हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C। 3 भुजाएं हैं इसकी A, B।
कई बार जो भुजा होती है ना, जो साइड होती है, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है एग्जामिनर, ए बी के ऊपर ऐसे बार बना के कि ए बी एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, ए बी सी और सी ए, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रायंगल के अंदर एक एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम 180 डिग्री होता है। तो ये क्या कहती है, अगला कहाँ है, यहाँ पर, तो यहीं पे लिख देते हैं। ये क्या कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हो। एक बार जल्दी से मैं आपको इसका प्रूव बता दूं, है ना, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए। एक बार खुद भी ट्राई कर लो। देखो, एक लाइन खींच लो जो इस बेस के पैरेलल है, ठीक है। तो इस एंगल को दे दो कि x है, इस एंगल को नाम दे दो y है, इस एंगल को नाम दे दो कि z है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इस बेस के पैरेलल लाइन खींच ली जो a से पास हो रही है, तो यहाँ पर z बन गया कि नहीं बन गया, ये तो अगर ये वाला एंगल z है तो ये वाला एंगल भी z होगा। आप बोलोगे बहुत खूब। अब ये बताओ यहाँ पर z बन गया कि नहीं बन गया ऐसे, तो ये वाला एंगल इसके। और एक और बात है, ये नहीं है कि जहां पर z बनेगा ये इक्वल होंगे, ये पैरेलल होने भी जरूरी है। यहाँ पर ये मैंने पैरेलल खींची है, ठीक है, तो ये एंगल x है तो ये भी एंगल x है। और हमें पता है कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने हुए एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड तो सर 180 होएगा। तो ट्रायंगल के एंगल भी एक्स वाई जेड ही है, तो इनका सम भी 180 होएगा। क्लियर है? तो क्या हमारे एग्जाम में प्रूफ आएगा? नहीं, ये सिचुएशन आ सकती थी, आगे से आप इसे हैंडल कर लोगे। मैं प्रूफ भी उन्हीं चीज़ों के बताऊंगा जो यूजफुल होंगे। नेक्स्ट भैया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? अगर मैं किसी भी साइड को ऐसे एक्सटेंड कर दूं, जो अब तक हम यूज करते आए थे, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके पास वाले अंदर वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होएगा। कैसे? सेम चीज देखो, x के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्स वाई जेड हटा देते हैं, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप बोलोगे जी हाँ सर, बहुत खूब। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं एंगल बी के अंदर एंगल ए प्लस एंगल सी जोड़ दूं तो 180 डिग्री आता है। आप बोलोगे जी हाँ सर, इसको हम डी मान लेते हैं। और अगर मैं एंगल बी के अंदर एंगल ए बी डी जोड़ दूं तो भी 180 डिग्री आता है। एंगल बी के अंदर एंगल ए बी डी जोड़ दूं तो आप बोलोगे जी हाँ सर, क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, तो 180 डिग्री होगा। मैं बोल रहा हूँ एंगल बी में ये जोड़ लूँ तो भी 180 आता है, एंगल बी में ये जोड़ लूँ तो भी 180 आता है। इसका मतलब ये और ये, इनकी वैल्यू सेम है। हाँ जी सर, तो यही है कि ये वाला एंगल और इन दोनों का जो सम है वो सेम है, तो ये वाला एंगल इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है, साफ है बात? आगे बढ़ जाऊं मैं? ओके जी। अब ये बेसिक सी बातें हैं, बट ये सारी इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको नोट्स में सारी बातें मिल जाएंगी, अपनी सारी चीज़ें फिर से ध्यान आ जाएंगी आपके जैसे ही नोट्स देखोगे, क्योंकि मेरे से ही पढ़ रहे हो, मेरे ही द्वारा बनाए हुए नोट्स देख रहे हो, तो वो सिंक में रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट अभी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो ट्रायंगल्स हैं उनको दो चीज़ों के बेसिस पर हम बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के बेस पर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के बेस पर। कैसे कैसे बांट सकते हैं मैं बताता हूं आपको। अगर अपने पास कोई ट्रायंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, तो उसको हम बोलते हैं, भुजाओं के बेस पर बांट रहे हैं ना, जिस ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल है लंबाई में, उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसकी बाहु बाहें सम हो, समान हो। ठीक है, इक्विलेटरल। लेटरल, वैसे लेटरल फेस को बोलते हैं जिसके इक्वल फेस हो। ऐसे मैं हैंग हो रहा हूँ क्या? नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी सारी भुजाएं सेम हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
और जिस ट्रायंगल की सारी भुजाएं सेम होती हैं उसके सारे कोण भी सेम होते हैं। अच्छा, तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो अगर ये तीनों कोण बराबर हैं और तीनों का सम 180 है, बिकॉज दुनिया की कोई भी ट्रायंगल उठा लो, कितनी भी तिरछी, कितनी भी टेढ़ी, भले ही आपकी शक्ल जितनी टेढ़ी हो, तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री होगा। कैसी भी ट्रायंगल हो, ऐसे गंदी सी हो। क्लियर है? तो इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और तीनों बराबर हैं, तो यानी कि तीनों 60 60 60 होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है मेरे भाई? ओके जी। नेक्स्ट है, अगर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं इक्वल ना हो, सिर्फ दो भुजाएं इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। मान लो ये दोनों इक्वल है, यानी कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसको आइसोस्केलस। समद्वी बाहु, जिसकी दवी यानी कि दो भुजाएं बराबर हो। ठीक है भाई? इस ट्रायंगल में ये जो इक्वल साइड्स हैं, इनके सामने वाले जो एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। ये जितने डिग्री का होगा ये भी उतने ही डिग्री का होगा। ठीक है? क्लियर है? अगर किसी ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों कोण बराबर होंगे, दो भुजाएं बराबर है तो उसके दो कोण बराबर होंगे। देन तीसरी है कि जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजाएं अलग अलग हों, उसको हम बोलते हैं स्केलन विषमबाहु। तो अगर इसकी भुजाएं बराबर नहीं हैं तो भैया एंगल भी बराबर नहीं होंगे। सारी साइड्स की लंबाई अलग अलग है तो सारी एंगल्स की मेजरमेंट भी अलग अलग होगी, हर एंगल का साइज भी अलग अलग होगा। ठीक, क्लियर है? देन नेक्स्ट, ट्रायंगल को हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। देखते हैं जी। तो सबसे पहले होगी एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जहां पर ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, सारे एंगल्स एक्यूट हो। जैसे ये वाली ट्रायंगल, सारे एंगल 90 डिग्री से कम है। ठीक है? दूसरी कैसी हो सकती है सर? दूसरी हो सकती है राइट एंगल ट्रायंगल, सारे कोण 90 डिग्री से कम है। तो मैंने इस कोण का मुंह थोड़ा सा खोला, ये कोण ऐसे है, तो मैं इसका मुंह थोड़ा सा खोल रहा हूं ऐसे, तो फिर ये हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। तो मुझे एक बात बताओ, त्रिभुज के, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना है? 180 डिग्री। तो अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल्स 90 से छोटे हैं। हाँ जी सर। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि उसके अंदर एक राइट एंगल है, तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तीनों एंगल राइट एंगल के हैं, क्योंकि तीनों एंगल राइट एंगल के हो गए तो 90 90 90 90 90 90 270 हो गया, 180 से बड़ा हो गया। तो एक ही एंगल हो सकता है 90 का, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर दो भी 90 के हो गए तो 90 90 180, तीसरा एंगल 0 का हो गया, तो ट्रायंगल बनी ही नहीं। अगर दो एंगल 90 के बना दोगे ऐसे, तीसरा एंगल ये पैरेलल हो जाएंगी, मिलेगी तो नहीं फिगर। मैंने क्या बोला था? क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है? तो अगर वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ऐसे ही नेक्स्ट है जी ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अगर एक एंगल, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है, जैसे एक एंगल का मुंह बहुत ही ज्यादा खुल गया हो ऐसे, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है भाई? क्लियर है? ट्रायंगल का डिवीजन सीख लिया। साइड के बेस पर तीन तरह के ट्रायंगल हैं, एंगल्स के साइज के बेस पर। सारी साइड सेम इक्विलेटरल समबाहु, दो साइड सेम आइसोस्केलस समद्विबाहु, कोई भी साइड सेम नहीं है विषमबाहु स्केलन। ठीक है? नेक्स्ट, एंगल 90 से छोटे हैं एंगल्स का साइज, चाहे वो सारे बराबर हो ना हो, सारे 90 से छोटे हैं। एक्यूट एंगल, न्यून कोण त्रिभुज। एक एंगल 90 डिग्री के बराबर है, राइट एंगल ट्रायंगल। जो एक कोण है जो सबसे बड़ा है, ऑफ कोर्स सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री के बराबर है। अगर सबसे बड़ा कोण, जो ये कोण 90 डिग्री का होता है ना, ये सबसे बड़ा है, 90 से बड़ा और कोई कोण हो नहीं सकता, क्योंकि कोई और कोण 90 से बड़ा हो गया तो इसका और उसका सम फिर 180 को क्रॉस कर जाएगा, जो कि हो नहीं सकता। तो ये सबसे बड़े कोण होते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण ये है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोण ये है। तो अगर सबसे बड़ा कोण जो है वो 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल,
अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं। नेक्स्ट भैया साइड एंगल रिलेशन। साइड यानी कि भुजा, एंगल यानी कि कोण, इनके बीच में एक संबंध है। क्या संबंध है? आपने भी देखा होगा, देखो कि अगर तीनों साइड बराबर थी तो तीनों एंगल बराबर थे, अगर दो साइड बराबर थी तो दो एंगल बराबर है। और एक और रिलेशन होता है, मैं दोनों रिलेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला रिलेशन है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल एंड वाइस वर्सा इज ट्रू। कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे इक्विलेटरल में तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इन तीनों भुजाओं के ऑपोजिट में जो एंगल्स है ना वो तीनों बराबर हो गए। आइसोस्केलस में क्या हुआ? दो भुजाएं बराबर हैं, तो इसके ऑपोजिट में अगले पे ही कर लेते हैं। अगर तीनों भुजाएं इक्वल हैं, इनके ऑपोजिट में जो एंगल है ऐसे, ये तीनों बराबर हो गए या, ठीक है, तीनों 60-60-60 के हो गए। अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल है, ये दोनों बराबर हैं, इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है, ये जो इतना होगा उतना ये होगा। अगर मान लो आइसोस्केलस ट्रायंगल ऐसे टेढ़ी पड़ी है ऐसे, तो इसके ऑपोजिट जो एंगल है और इसके ऑपोजिट जो है वो दोनों बराबर आएंगे। ये नहीं है टेढ़ी पड़ी है तो इनको बराबर कर दोगे, है ना, आइंस्टीन वाला दिमाग नहीं लगाना ऐसे। तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अगर साइड्स इक्वल हैं तो इनके ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। अगर दो एंगल इक्वल निकले तो इसका मतलब उनके ऑपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। क्लियर है? वाइस वर्षा का ये मतलब है। ओके, हिंदी में क्या है कि भाई बराबर भुजाओं के विपरीत जो कोण हैं वो बराबर होंगे, और इसका उल्टा भी सत्य है। यानी कि अगर दो कोण बराबर हैं, कितने भी कोण बराबर हैं तो उनके विपरीत जो भुजाएं वो बराबर होंगी। तीनों कोण बराबर हैं तो उनके विपरीत जो भुजाएं होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, एक भी कोण बराबर नहीं है तो एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, ट्रायंगल स्केलन बन जाएगी, विषमबाहु बन जाएगी। नेक्स्ट, एंगल्स ऑपोजिट टू लार्जर साइड्स आर लार्जर। बड़ी साइड के ऑपोजिट जो एंगल है वो बड़ा होगा। कैसे? देखो, सिंपल सा लॉजिक है इसका। तो एंगल क्या है, एंगल का साइज कैसे पता चलता है? ऐसे पता चलता है कि उसने मुंह जो है कितना खोल रखा है ऐसे। अब किसी एंगल ने थोड़ा सा मुंह खोल रखा है ऐसे, तो उसके सामने जो साइड होगी वो छोटी होगी। अब किसी एंगल ने ज़्यादा मुंह खोल रखा है, ज़्यादा मुंह खोल दिया, तो उसके सामने ये जो साइड आ रही है ये कहाँ पर आ रही है? एंगल जितना मुंह खोलेगा उसके आगे तो साइड आ रही है। किसी एंगल ने इतना मुंह खोल दिया जितना आप फास्ट फूड देख कर कई लोग खोल देते हैं, इतना। तो अगर ज़्यादा मुंह खोल देगा तो ज़्यादा बड़ी साइड आ जाएगी। एंगल जितना बड़ा उसके ऑपोजिट की साइड भी उतनी ही बड़ी। या फिर आप ये मान लो कि अगर साइड बहुत बड़ी है तो ज़्यादा मुंह खोलना पड़ेगा एंगल को, तो उसके सामने का एंगल भी बड़ा होगा। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी, छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी। तो सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल किसी भी ट्रायंगल के अंदर। ये मत कर देना कि एक ट्रायंगल के एंगल को दूसरे से कंपेयर कर दो, ये 40 है, 5 है, ये 30 है, ये वाला एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड से बड़ी होगी ना। दो ट्रायंगल में कंपेयर नहीं करना, उसी ट्रायंगल में सिर्फ एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में सबसे बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड, सबसे छोटे एंगल के सामने सबसे छोटी साइड, बीच वाले एंगल के सामने बीच वाली लंबाई की साइड। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल क्या होता है? समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला होता है, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। ठीक है, क्लियर है? ये रिलेशन समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं मैं, हिंदी वाले इसको हिंदी में लिख लेंगे, है ना। आगे भैया साइन रूल। अब ये साइन रूल क्या होता है बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा, नहीं तो इसका काम तो मतलब नाम तो डरावना है। साइन रूल है कि बिना पढ़े कहीं पर साइन नहीं करने। ठीक है, पहले कागजों को ठीक से पढ़ना है फिर साइन करने। ठीक है, चलो जोक सपाट आ जाओ। तो साइन रूल बहुत ही सिंपल है भाई। मैंने आपको ये बताया, इससे जस्ट पहले मैंने आपको ये बताया कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो एंगल है और उसके सामने वाली साइड है उसके बीच में एक रिलेशन है। बताया, बड़ा एंगल तो बड़ी साइड, छोटा एंगल तो छोटी साइड, एक रिलेशन है। उसी रिलेशन को मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे, ये तो मैंने भाषा में लिख दिया, मैथमेटिकली जब हम लिखेंगे तो उसको साइन रूल बोलते हैं। क्या है साइन रूल? इजी है, देखो ये अपने पास एक ट्रायंगल है ABC। अब मैथमेटिक्स के अंदर एक ट्रेंड है कि एंगल A के सामने वाली साइड की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे स्मॉल a से।
आप कभी भी कोई भी ट्रायंगल ऐसे नहीं देखोगे छोटे लेटर से रिप्रेजेंट की हुई, वर्टिसिस पे छोटे। हमेशा अगर ए आएगा तो बड़ा ए आएगा, पी आएगा तो बड़ा पी आएगा, एक्स आएगा तो बड़ा एक्स आएगा, छोटा नहीं आएगा। एक ट्रेंड है कि वर्टिसिस को हम बड़े लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और साइड को छोटे लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जस्ट मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हाँ, अब ये ट्रेंड अपने एग्जाम में भी यूज होता है जो मैं अब बता रहा हूँ। एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से, एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, स्मॉल बी से, और एंगल सी के सामने वाली साइड की लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि एंगल सी में और इसके सामने वाली साइड में एक रिलेशन है, एंगल ए में और इसके सामने वाली साइड की लंबाई में एक रिलेशन है, एंगल बी में और इसके सामने वाली साइड की लंबाई में एक रिलेशन है। वो रिलेशन पता है क्या है? अगर मैं एग्जैक्टली उसको बताऊं, एक तो हमने इस भाषा में जान लिया कि अगर बड़ा एंगल होगा तो उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, छोटा होगा तो सामने वाली साइड छोटी होगी। ये एक बेसिक कंपैरिजन हमने जान लिया। अब हम एग्जैक्ट जानेंगे। एग्जैक्ट ये है भैया कि ट्रायंगल की ये जो साइड्स है ना ए बी सी, इनकी लंबाई का रेशियो, ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इनकी लंबाई का रेशियो इक्वल होता है साइड ए है, मतलब कि किसी भी ट्रायंगल की साइड है उसकी लंबाई उसके सामने वाले एंगल का साइन अगर आप निकाल दोगे, साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन, ऐसे बोल सकता हूँ कि इन एंगल्स के साइन का जो रेशियो होगा, सर ये साइन क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन है भाई, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है तो साइन 30, 40 डिग्री है तो साइन 40, 45 डिग्री है साइन 45 डिग्री, ठीक है। वो ट्रिगो में हम सीखेंगे। तो इन एंगल्स के साइन की जो भी वैल्यू होगी उनका अगर हम रेशियो निकालें वही इनकी लंबाइयों का रेशियो होगा। ये बेसिक है ये रूल। इसको बुक्स के अंदर कैसे दिया जाता है? आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक चीज़ पढ़ी है कि x/2 = y/3 = z/4। इसका मतलब होता है कि x/2 y/z = 2:3:4। ये चीज़ पढ़ी है आपने, ठीक है। तो ऐसे ही इसको लिखा जाता है। साइन रूल आपको हमेशा ऐसे मिलेगा, a/sin a = b/sin b। मैंने आपको इसे लैंग्वेज में सिखा दिया ताकि आप कभी नहीं भूलोगे, आपके पोते को भी सिखा पाओगे, ठीक है। क्लियर है? ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है कि ए बी और सी का जो रेशियो है वो साइन ए साइन बी साइन सी है। अगर मैं आपको ये बता दूं कि भाई कोई अपने पास ट्रायंगल है ऐसे, और ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये वाला एंगल है 45 डिग्री, और ऐसे बोल दूं कि 30 डिग्री के सामने वाली साइड है बी सी और 45 डिग्री के सामने वाली साइड है ए बी, इसकी लंबाई का रेशियो बताओ, तो आप बोल दोगे ठीक है, बी सी की जो लंबाई है बी सी के सामने 30 डिग्री, तो वो साइन 30 पर डिपेंड करती है, और ए बी की लंबाई डिपेंड करती है इस पर 45, यानी कि साइन 45 पर। ये है साइन रूल, ठीक है। क्लियर है? आगे मैंने लिख रखा है स्पेशल रैट्स, तो ये चूहे नहीं लिख रखे, रैट का मतलब, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल्स लिख रखी हैं, स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स, जो कि हमें हाइट एंड डिस्टेंस में काम आएंगी, बट रिवीजन होता है तो अच्छा होता है, तो एक बार मैं यहाँ पर भी करवाऊंगा आपको। तो स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं अपने पास। स्पेशल राइट एंगल ट्रायंगल्स का क्या मतलब है? ये मतलब है कि वो बार बार आती हैं अपने एग्जाम में, और वही आती हैं, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा, है? तो मान लो ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 30 60 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। तो बाकी 90 के अलावा बाकी का 90 बचा, 90 के अलावा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री है एंगल, 180 में से अगर 90 गया तो बाकी का 90 बचा, उसको मैंने 60 और 30 में तोड़ दिया, उसको मैंने 45 और 45 में तोड़ दिया, और उसी 90 को मैंने 75 और 15 में तोड़ दिया, ठीक है सर। 50 और 40 में कब तोड़ोगे? 50 और 40 के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको नहीं आते और ना ही अपने सिलेबस में है, तो वैसे मैं नहीं तोड़ूंगा, ठीक है। तो
मुझे एक बात पता है कि ए बी रेशो बी सी रेशो सी ए इज इक्वल टू, ए बी की लंबाई को क्या रिप्रेजेंट करता है, साइन 30। बी सी की लंबाई को क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके सामने वाले एंगल का साइन, साइन 60। और सी ए की लंबाई को क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके सामने वाले एंगल का साइन, साइन 90। ये चीज़ बहुत ही ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री में आप सीखेंगे तो टेंशन मत लेना। साइन 30 होता है हाफ रेशियो, साइन 60 होता है जी √3/2 रेशियो, साइन 90 होता है जी 1। तो सिर्फ रेशियो की बात हो रही है तो सबको 2 से गुणा कर दूं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 रेशियो √3/2। यानी कि ए बी की लंबाई अगर 1 है, ए बी की लंबाई अगर 1 है तो बी सी की लंबाई √3 होएगी, बी सी की लंबाई √3 होएगी, और सी ए की लंबाई 2 होएगी, ठीक है। तो एक ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल है, बार बार यूज होती है। आगे से आपको ध्यान रखना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल तो 90 का होएगा, तभी राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहे हो। बाकी के 2 एंगल अगर 60 और 30 के हुए तो 30 के सामने वाली साइड की जो भी लंबाई है उससे डबल होएगी 90 के सामने वाले की। यानी कि ये अगर 5 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर होएगी, और 30 के सामने वाले की जो लंबाई है उससे √3 गुना होएगी 60, एंगल 60 के सामने वाले साइड की लंबाई। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो 5√3 सेंटीमीटर होगी। इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ें निकालने लगोगे तो आपको मिलेगा कि अगर ये 1 यूनिट है 45 के सामने, तो भैया ये भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड होती है, और 90 के सामने वाली होगी √2। फिर आपने कैसे निकाला, ऐसे ही खुद निकाल लेना, ठीक है। ऐसे ही 15 के सामने वाला होएगा √3 - 1, 75 के सामने वाला होएगा √3 + 1, 90 के सामने वाला होएगा 2√2, ठीक। ये पूरे मैथ्स के अंदर काम आएंगी, ठीक है। जहां पर भी राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी बनेगी, सिर्फ प्लेन ज्योमेट्री की बात नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलो। नेक्स्ट है भाई साइन के साथ साथ कोसाइन रूल। अब ये कोसाइन रूल क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोसाइन रूल आपको बताता है, जैसे साइन रूल आपको क्या बताता है, साइन रूल आपको बताता है रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स, साइड्स की लंबाई का रेशियो इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। आप खुद ही लिख लेना, ठीक है। ऐसे जब आप ऐसे लैंग्वेज में चीज़ों को जानते हो ना, तो आपको फायदा क्या होता है, जब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ वाले क्वेश्चन, आपको पता नहीं लगता कि यहाँ पर साइन रूल लगेगा क्या लगेगा, लेकिन मैंने आपको लैंग्वेज में बता दिया कि साइन रूल देता क्या है। जब क्वेश्चन में उस टाइप की इन्फॉर्मेशन गिवन होगी तो आपके दिमाग में घंटी बजेगी कि कहीं ये वो तो नहीं लगेगा, फिर आपको ध्यान आ जाएगा। लंबाइयों मतलब भुजाओं की लंबाइयों का रेशियो बताता है इन टर्म्स ऑफ जो एंगल है, एंगल्स के रूप में। एंगल्स, ट्रायंगल के एंगल और भुजा की लंबाई के बीच की रिलेशन है। तो कोसाइन रूल क्या बताता है, देखते हैं जी। तो भाई एंगल ए के सामने वाली साइड की लंबाई क्या हो जाएगी, ए। एंगल बी के सामने वाली साइड की लंबाई क्या हो जाएगी, बी। एंगल सी के सामने वाली भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, सी, स्मॉल सी, ठीक है। मैंने मान लिया कोई भी एक एंगल मान लो, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एक एंगल, ठीक है। समझाने के लिए कोई एक तो मैं मानूंगा, ये या ये, मैंने ये वाला मान लिया, ठीक है। तो कोसाइन रूल आपको बताता है ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाइयां प्लस कोई भी एक एंगल, उनके बीच का रिलेशन, ठीक है। जैसे मैंने इस एंगल के सामने वाली, मैंने इस साइड के सामने वाला एंगल लिया है, तो आपने क्या करना है, b², इस एंगल को इन्वॉल्व कर रहे हो ना, तो इसके सामने वाली साइड को लिखना b² इज इक्वल टू, ये एंगल इन दोनों के बीच में है तो लिखना a² + c² माइनस 2ac। तो ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, a - c का होल स्क्वायर वाला, a - b का होल स्क्वायर, a² + c² - 2ac। और यहां पर बस इस एंगल का कोस थीटा लिख देना। ये कोस यानी कि ये कोसाइन है, इसलिए इसको कोसाइन रूल बोलते हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ट्रायंगल की 3 साइडों की लंबाई और एक एंगल, उनके बीच का रिलेशन है कोसाइन रूल, ठीक है।
साइन रूल मैंने क्यों बताया? साइन रूल मैंने यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि साइड और इनके बीच में रिलेशन है, तो याद करना इजी रहेगा आपके लिए। और साइन रूल बता दिया तो कोसाइन रूल उसके साथ में बता दिया, ठीक है। बाकी इनके क्वेश्चन आगे जब भी करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो अब आपने क्या करना है? अब आपने ये करना है, ये एक बार मैं आपके सामने एक एक करके सारी स्क्रीन लेकर आऊँगा, जो भी मैंने आपको अब तक ट्रायंगल के अंदर बताया है। आपको लग रहा होगा बहुत कुछ बता दिया, बताया तो बहुत कुछ है, बट एंड अच्छा इसको काटते हैं, ऐसे ही बता दूंगा मैं, बट आपके दिमाग में ऐसे ठोस रूप में कम जगह में ही आ जाएगा। एक एक करके दिखा रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। ये देख लो, नेक्स्ट जा रहा हूँ, ये देख लो, आगे जा रहा हूँ, ये देख लो। और जितनी भी बातें बताई हैं याद करने की कोशिश कर लेना। नेक्स्ट, और उनको लिख भी लेना एक बार अलग से रफ में ऐसे, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाए। ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, एक बार इनको अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर आगे करेंगे। हाँ भाई स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन करने। मेरे बताने से पहले खुद कोशिश करोगे हमेशा की तरह। हम 4-5 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। HW भी किए हैं आपने, तो आज वो इस वीडियो के लिए एनएफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC BD इज परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा BD ऐसे बनाना पड़ेगा, चलो ठीक है। BD इज परपेंडिकुलर AC, BD इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, लंब है। अच्छा ऐसे ही उसने बता दिया, ठीक है। E इज ए पॉइंट ऑन BC, BC के ऊपर E एक पॉइंट है, सच दैट BEA इज x डिग्री। BEA ये लो भाई, ये x डिग्री है। इफ एंगल EAC इज 38, एंगल EAC ये वाला एंगल 38 है, ठीक है भाई। एंड EBD 40 है, EBD ये वाला एंगल 40 है। देन द वैल्यू ऑफ x, तो हमने x की वैल्यू बतानी है। एक बार फिर से ट्राई कर लो अगर पहले नहीं हुआ है तो क्या क्या अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन है वहाँ से स्टार्ट करें। देखो, अगर मुझे इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का पता लग गया तो मैं x तो बता दूंगा। तीनों एंगल यानी कि इसका और इसका पता लग गया, तो सिर्फ इसका पता लग गया तो ये ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ सकता है? देखो क्या क्या गिवन है, ये 38 है, ये 90 है। तो आप इसको ऐसे मत देखा करो, कई बच्चे ऐसे देखते हैं कि 38 + 90 इनको जोड़ लेते हैं और बोलते हैं 128। ऐसे मत किया करो और उसको 180 में से घटाते हैं। मतलब ऐसे भी हम कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बट आप ऐसे देखा करो कि 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम मिलकर 180 होना चाहिए। तीनों को मिलकर 180 कंप्लीट करना है। उस 180 में से 90 तो यहाँ पर आ गए, तो बाकी के दोनों मिलकर 90 ही कवर करेंगे ना। तो 90 में से 38 घटा दो। अब आप 90 में से अगर आप 38 घटाओगे मन ही मन में, तो 9 में से 3 गया 6 लिखने का दिल कर रहा है, एक छोटा मान लिया करो बस। 9 में से 3 गया 6 है तो 5। क्यों सर? क्योंकि भाई इस 30 के अलावा भी तो 8 है ना। ये हो गया 52। अगर ये 52 हो गया तो यही 52। क्यों सर? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। तो अब इन दोनों का सम कितना हो गया? इन दोनों का सम हो गया भैया 92। अब इसको भी आप ऐसे देखोगे, 180 में से 92 घटाओगे तो आप ऐसे मान लो कि 180 के अंदर 2 90 हैं, एक 90 तो ये हो गया। इसको मन ही मन में ऐसे देखो, 90 + 2, एक 90 तो हो गया यहाँ पर। बाकी के 90 में से 2 घटा दो, ये 88 हो जाएगा। 2 90 चाहिए ना, ये 90 + 2, तो एक तो 90 हो गया, एक 2 है, इस 2 के अलावा एक 88 ही चाहिए 90 करने के लिए। आंसर इज ऑप्शन ए। ऐसे क्वेश्चंस में फिर जनरली आपको लिखना नहीं पड़ा करेगा। आगे बढ़ूं मैं, ये बताओ, टेल मी दिस। इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। तो अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। उसने बोला कि एंगल B जो है 30 है, तो भैया अगर ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। फाइंड एंगल A, तो ये 30 है, ये 30 है, 30 और 30 60, 180 में से 60 गए, ये हो जाएगा 120।
खत्म, आगे बढ़ते हैं। बताओ। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम। आइसोस्केलस यानी कि समद्वि बाहु। तो समद्वि बाहु में दो तरह के एंगल होते हैं। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये तो इक्वल एंगल्स हो गए, और ये एक ऐसा एंगल हो गया जो इन दोनों के बराबर नहीं है, अनइक्वल एंगल इसको बोलेंगे। उसने बोला है असमान कोण इसको बोलेंगे। अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ इक्वल एंगल्स। अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो इनका सम कितना हो गया? 2 थीटा। वो इनके सम से भी डबल है, तो 2 थीटा का भी डबल 4 थीटा है। देन ईच एंगल इज इक्वल। तो सारे एंगल का सम 180 होता है। 4 और 1 5 और 1 6, 6 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़े, धीरे धीरे बेस बनेगा आपका। इन द गिवन फिगर पी क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू एस आर। तो पी क्यू जो है वो पी एस के बराबर है, जो कि एस आर के बराबर है। हालांकि हमें यहाँ पर लग नहीं रहा, पी एस बहुत बड़ा लग रहा है, यानी कि डायग्राम थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था। तो ज्योमेट्री में ऐसा अक्सर हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा होता तो हमें सुंदर लगता है ना, बट कोई नहीं, वैसे ही मान लो भाई, शरीफ आदमी हम इसी डायग्राम पे कर लेंगे। एंगल क्यू पी एस इज 40, क्यू पी एस दिस इज इक्वल टू 40। ओके, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो क्यू पी आर की वैल्यू क्या होगी? क्यू पी आर, क्यू पी आर के लिए ये एंगल निकल चुका है, सिर्फ ये टुकड़ा और निकालना है, फिर पूरे की वैल्यू मिल जाएगी। तो निकालते हैं। देखो ट्रायंगल पी क्यू एस में, देखो ट्रायंगल पी क्यू एस के अंदर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इनके सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है जी, 180 में से 40 गया, 140, तीनों एंगल का सम 180 है। 180 माइनस 40 140, 140 को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं, ये भी 70 होएगा, ये भी 70। आप बोलोगे जी हाँ। अब आप देखो, अब आप दो काम कर सकते हो। अगर ये 70 है तो 180 में से 70 को घटाओ, ये कितना हो जाएगा? 110। इन दोनों एंगल का सम 180 होएगा। अब 110 को फिर से 180 में से घटाओ ताकि आपको इन दोनों एंगल्स का सम मिले, इसका और इसका। 180 में से 110 को घटाओगे 70, और ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं ट्रायंगल पी एस आर के अंदर, इसके ऑपोजिट वाले एंगल भी इक्वल होंगे। जी हाँ सर। तो 70 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ दोगे, 35 35। या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते थे। कई बार है ना, आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, कई बच्चों को ये एक्सटीरियर एंगल एकदम से दिखता नहीं है। ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ तो ये इन दोनों के सम के बराबर है, और ये दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि ये भी 35 होएगा, ये भी 35 होएगा, दोनों 35 ईच होएगा। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम 75। ऑप्शन सी। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई इस वीडियो का, फिर हम इस वीडियो को बंद कर देंगे। ए बी सी इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल विद ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है भाई। दी साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी। तो साइड बी ए को देखो, जब भी वो बोले साइड बी ए को बढ़ाया गया, उसने बोला बी ए ऐसे बढ़ेगी, अगर वो ए बी बोलता तो ऐसे बढ़ेगी, तो बी ए को बढ़ा दिया, ठीक है, डी तक। कैसे? ताकि ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ये जो ए बी है इसी के बराबर तक बढ़ा दिया, ऐसे मान लो, ऐसे डी। तो ए बी इज इक्वल टू ए डी। इफ एंगल ए बी सी इज 30 देन फाइंड एंगल बी सी डी। तो बी सी डी एंगल बताना। अगर एंगल ए बी सी 30 है, आगे जब आप बढ़ोगे ना प्लेन ज्योमेट्री में, तो इस क्वेश्चन को तो आप देखते ही आंसर कर दोगे, बट फिलहाल हम बेसिक बना रहे हैं तो हम सोल्व करके देंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में आओ, इक्वल साइड्स हैं, इनके ऑपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 होएगा। आप बोलोगे जी हाँ सर। एक और बात, फिर ये वाला एंगल क्या होएगा भैया? ये एक्सटीरियर एंगल है। देखो इस ट्रायंगल में अगर मैं ये वाली साइड बढ़ा दूं तो एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं? इसके पास वाले एंगल को छोड़कर बाकी दो के सम के बराबर होएगा कि नहीं? होएगा। तो 30 और 30 60, ये 60 हो जाएगा। जी हाँ सर। अब इस वाली ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, ए डी
सी में, ये दोनों भुजाएं इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर। 180 में से 60 को घटा दो, 180 में से 60 को घटा दिया तो क्या बोलते हैं 120 आ गया। 120 को दो बराबर हिस्सों में बांट लो क्योंकि दोनों बराबर है। 120 का 10 60 और 60, तो एंगल बी सी डी क्या हो गया, एंगल बी सी डी हो गया 90। और आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल थी, आइसोस्केलस ट्रायंगल थी कि नहीं, ठीक है, और उसमें एक एंगल 60 हो गया। अगर किसी आइसोस्केलस ट्रायंगल में एक एंगल 60 हो जाए तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल है, चाहे कोई सा भी एंगल हो, करके देख लो। आइसोस्केलस ट्रायंगल है, अगर मैंने इसको 60 कर दिया तो 180 माइनस 60 120, दो बराबर हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तो ये इक्विलेटरल हो गई बिकॉज तीनों एंगल इक्वल हो गए। अगर मैंने आइसोस्केलस ट्रायंगल में इसको 60 कर दिया तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब 60 और 60 120, तो 180 में से 120 60। तो इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, ये रटने की चीज़ नहीं है, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कर लोगे। इफ एनी वन, कोई भी एक, एनी वन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। हिंदी वाले हिंदी में लिख लेंगे भैया, ठीक है भाई। इससे आगे हम अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर मिलता हूँ मैं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।